अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह, फिज़िक्स लेक्चरर। आज से हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एक्सरसाइजेस का सलूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला लेक्चर चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। MCQ से स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके बुक में है वो है व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स के फ़र्ज़ करें ये क्लॉक है और इस घड़ी पे 5 बजे हैं, 5 PM है। तो आप मानते हैं कि 5 PM का मतलब है कि आर का मिनट्स का हैंड जो है वो 12 पे होगा। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, ये अगर 5 है, लेट अस सपोज 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 5 PM का मतलब है कि ये हैंड जो है वो एग्जैक्ट 5 पे और एक हैंड एग्जैक्ट 12 पे होगा। ये 5 PM है, आप समझते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है इस एंगल की रेडियन वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज़ द रेडियन वैल्यू ऑफ दिस एंगल। मैं आपको बहुत आसान क्लू बताता हूँ इस क्वेश्चन का। और माय डियर स्टूडेंट, वो आसान क्लू ये है कि याद रखें, घड़ी के 2 पार्ट्स के दरमियान जो एंगल होता है, घड़ी के 2 फिगर्स के दरमियान जो एंगल होता है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 30 डिग्री। वो 30 डिग्री होता है। और 30 डिग्री जो होता है वो होता है जनाब π/6 रेडियन। तो आप ऐसे से सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने कहा रेडियन एंगल बताओ, तो आप डिग्री वाला यूज़ मत करें, आप रेडियन वाला यूज़ करें। यानी क्लॉक पर हर 2 करिस्पॉन्डिंग या एडजस्टेंट फिगर्स के दरमियान एंगल 30 डिग्री या π/6 रेडियन होता है। अब काउंट करें ज़रा। तो ये है जनाब 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यानी हमें जो एंगल मिला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एंगल इज इक्वल टू 5 पार्ट्स। इस वक्त 5 PM का मतलब है कि जो एंगल है उसका ताल्लुक 5 पार्ट्स से है। अगर ये 5 पार्ट से ताल्लुक रखता है और एक पार्ट जो है वो π/6 रेडियन बनाता है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? द टोटल एंगल विल बी इक्वल टू 5 और पार्ट का एंगल है π/6। सो द आंसर विल बिकम 5 मल्टीप्लाई बाय π/6, 5π/6 ये बन जाएगा। और आप इसको सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करें, तो आपको मिलेगा 5 इंटू पाई की जगह 3.142 डिवाइड बाई 6। आप सॉल्व कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 2.6 रेडियंस। लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं है, A B C D एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप राउंड ऑफ करें। और आप जानते हैं कि जब 6 को आप ड्रॉप करोगे तो ये 5 से बड़ा है, तो ये 12 इंक्रीज बाय 1, तो इट इज़ 3 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 रेडियन के बराबर है। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन C। इसमें ऑप्शन C हमारे पास ठीक है। लेट मी सॉल्व ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ऑफ द चैप्टर। इस ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में क्या है वो देखें। आपसे कह रहे हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आंसर देना होगा कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आता है। ऑप्शन पे गौर करें, आपको बहुत आसान जजमेंट बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है 0.01745 रेडियन। दूसरा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स 1 रेडियन। तीसरा ऑप्शन है 3.14 रेडियन और डी ऑप्शन है 4 पाई रेडियन। मैं बिना सोल्यूशन के फौरन आंसर सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप सोचोगे कैसे, तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द सीन एंड दैट इज, याद रखिए कि डिग्री जो है वो एंगल का छोटा यूनिट है। और छोटा यूनिट जो होता है वो बड़े यूनिट की वैल्यू में कम वैल्यू के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर इस तरह होता है, जबकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री का इधर जो वैल्यू होगी रेडियन में, वो वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। अब देखिए, ये 1 है तो ये भी गलत, ये 1 से ज़्यादा है तो ये भी गलत, ये 1 से ज़्यादा है तो ये भी गलत। बिना सोल्यूशन के अगर किसी को यह अंदाज़ा हो
कि स्मॉल यूनिट की वैल्यू लिखनी हो बड़े यूनिट में तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, तो वो फ़ौरन सब यही जज करेंगे और विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप सॉल्व करो तो इसका सोल्यूशन रेफरेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, तो 57.3 डिग्रीज को इधर ले आए तो 1 रेडियन ओवर 57.3 इज इक्वल टू 1 डिग्री। आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट 0.01745, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये सोल्यूशन ट्रैक है। लेट मी डिस्कस ऑब्जेक्टिव नंबर 3। द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर दिस इज, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में आपको एक वैल्यू दी गई है और वो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स 0.1 2 3 4 5 एंड 1। कहते हैं कि इस वैल्यू का मैट्रिक प्रीफिक्स क्या है, क्लोजेस्ट। तो देखो प्रीफिक्स लेने के लिए आपने विदाउट ऑफ 10 फुल वैल्यू खत्म करनी होगी। इट मीन कि इसको इधर शिफ्ट करें, सो यू विल गेट 1 into 10 raised to the power minus 6 which is 10 raised to the power minus 6 and it represents micro, and hence the correct option in question number 3 is micro, option B सही है। I am discussing question number 4. Which of the following is the correct way of writing units? तो ऑप्शन ए गलत है बिकॉज न्यूटन में आप n को कैपिटल नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी गलत क्यों है माय डियर स्टूडेंट, 12 मिली माइक्रो सेकेंड, आप दो प्रीफिक्सेस एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भी इस वजह से गलत। ऑप्शन सी को देखिएगा 8 किलोग्राम, याद रखिए केजी का के जो है वो स्मॉल होता है, इन्होंने कैपिटल लिखा है तो ये गलत है। ऑप्शन डी में कोई एरर नहीं है, 43 और साथ में है केजी और मीटर -3, ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। अ स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, एक स्टूडेंट ने कई बार डिस्टेंस मेजर किया है लेकिन उसके रीडिंग्स जो आ रहे हैं वो 49.8 सेंटीमीटर से 50.2 सेंटीमीटर तक आते हैं, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 49.8 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये है 50.2 सेंटीमीटर, तो आपसे कह रहे हैं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मैं इसके लिए भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि किसी भी रीडिंग को रिप्रेजेंट करने का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पता है क्या होता है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मिड वैल्यू और प्लस माइनस एक्स्ट्रा टू गेट मिनिमम and maximum. It is the simple or general format to write reading in correct format. Correct representation is equal to mid value, maximum और minimum की mid value, plus minus उसमें से extra होगा to get minimum and maximum। देखिए मैं कर लेता हूँ, आप समझ जाओगे। correct representation लिखनी है मैंने, पहले आप mid value तो लिख के, तो आप समझते हैं कि 49.8 और 50.2 की mid value क्या है, आप उम्मीद है बता सकते हैं कि सर इसकी मिड वैल्यू जो है दैट इज 50 है, दैट इज एग्जैक्ट 50 इसकी मिड वैल्यू है। तो देखो मिड वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा 50, 50.0 या 50 एक ही बात है, ये मिड वैल्यू आपने लिखनी है। देखो 49.8 और 50.2 की मिड वैल्यू हमारे पास आ रही है 50। अब प्लस माइनस इसके साथ वो वैल्यू ऐड करो या इधर लिखो एक्स्ट्रा वो वैल्यू लिखोगे जो इसके साथ ऐड करो तो मैक्सिमम बन जाए और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो मिनिमम बन जाए। अब 50 के साथ क्या ऐड करें कि ये मैक्सिमम आपको दे दे, तो डेफिनेटली 0.2, 50 से क्या माइनस करें जो मिनिमम बन जाए 14। इट मीन आप समझ गए कि एक्स्ट्रा की जगह 0.2 ही आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 50 प्लस 0.2 यू विल गेट मैक्सिमम, 50 minus 0.2 you will get minimum, hence the correct answer is 50.0 plus minus 0.2, it is the correct representation and इसमें भी correct option है option C।
Question number 6 we are discussing the percent certainty in the measurement of this one is. आपको रीडिंग दी है, the reading you get is, आपको जो रीडिंग मिली है जनाब वो है 3.76 प्लस माइनस 0.25 और आपसे कह रहे हैं कि इसमें परसेंट एरर बताएं। तो आपको याद है फॉर्मूला, आपको पता होगा, परसेंट एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइड बाय वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो एरर है माय डियर स्टूडेंट 0.25, वैल्यू है 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करें, देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। इससे आंसर आता है 6.6%, ये इसका आंसर होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ लेट मी ट्राई ऑब्जेक्टिव नंबर 7, exercise 1. The temperature of two bodies measured by a thermometer are this and this. The temperature difference and the error are. तो आपको दो रीडिंग्स मिले हैं। पहला टेम्परेचर आपको मिला है माय डियर स्टूडेंट्स, पहला टेम्परेचर है जो हमारे पास है 20 प्लस माइनस 0.5। दूसरा टेम्परेचर हमें मिला है वो है 50 प्लस माइनस 0.5। आपसे कह रहे हैं कि इनके डिफरेंस की वैल्यू भी बता दें और आप इस डिफरेंस की अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी हमें बता दें। तो दोनों आपको बताता हूं, बहुत इजी है। डिफरेंस तो सिंपल, आप 50 माइनस 20 लेंगे, सो द डिफरेंस इज 30। अनसर्टेनिटीज के साथ लिखनी पड़ेगी। अनसर्टेनिटी का रूल क्या होगा? आप कहें सर डिफरेंस के लिए रूल था कि ऐड द अनसर्टेनिटीज, इनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड करो, वही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल था। तो आप ऐड द अनसर्टेनिटीज बताएं क्या है, 1.5 दूसरा 0.5 तो 0.5 प्लस 0.5 इट मीन 1, तो इसके साथ आएगा 1। द करेक्ट ऑप्शन इज 30 प्लस माइनस 1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और इत्तेफाकन इसमें भी ऑप्शन सी ही सही है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 8। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 3.3% का आंसर क्या होगा? आपसे कह रहे हैं कि 5.0 प्लस माइनस 4% और 3.0 प्लस माइनस 3.3%, बताएं कि इनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या लिखेंगे? बहुत इजी है, रूल आपको पता होना चाहिए। 5 3s are 15, तो द आंसर इज 15.0, बट एक्चुअल एवल्यूएशन इज दैट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप देख रहे हो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई का सिंपल मेथड ये था, रूल यहाँ पर ये यूज होगा कि ऐड द परसेंट अनसर्टेनिटीज, ऐड द परसेंट अनसर्टेनिटीज। तो 4 प्लस यानी 4% प्लस 3.3% you will get 7.3% and the correct answer will be 7.3%। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं ये है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 15.0 प्लस माइनस 7.3%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर या ऑब्जेक्टिव नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज 1। 2 प्लस माइनस 2% होल क्यूब से क्या आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग हमारे पास आया है, रीडिंग है कि 2.0 प्लस माइनस 2% और होल क्यूब। इस क्यूब का आंसर, फाइनलाइज आंसर क्या होना चाहिए? ये भी आसान है। देखिए पहले आप 2 का क्यूब ले ले, तो 2 2s are 4 4 2s are 8, द आंसर विल बी 8.0। अब प्लस माइनस इसके साथ क्या लिखेंगे? तो याद रखें, जब भी पावर रूल अप्लाई करना हो तो परसेंट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय पावर। यहाँ जो रूल यूज होगा, द रूल इज परसेंट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय पावर। तो परसेंट अनसर्टेनिटी 2% है और पावर है 3, इट मीन इट इज 6%। सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर होना चाहिए 8.0 अलॉन्ग विथ 6% और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 से द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं 0.007 08600। तो बहुत इजी है, इसमें क्या है,
लेफ्ट साइड पे जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये इन बिटवीन सिग्निफिकेंट, ये टुवर्ड्स राइट और सिग्निफिकेंट. Hence 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So correct number of significant figure is 6 and the correct option here is, it is my dear students, option C सही है. 11 number objective deal कर रहे हैं. How many significant figures are in this and this? 1.362 plus 25.2. बताए कि इसके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए. तो आप पहले आंसर मालूम करें, फिर आपको रूल बताता हूं. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1.362 along with 25.2 तो आंसर आता है 265.62. आंसर 26.562 आता है. लेकिन एडिशन का रूल है कि अनसर्टेनिटी मैक्सिमम रखनी है. इसकी अनसर्टेनिटी 0.001 है और इसकी 0.1 है, तो ये मैक्सिमम है. डेटा में ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है और हमें आंसर में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी रखनी है. मैक्सिमम अनसर्टेनिटी रखने के लिए हमें इसको ड्रॉप करना होगा, तो इट विल बिकम 26.56. लेकिन अभी भी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी नहीं हुई, तो ये भी ड्रॉप करें. यू विल गेट 26.65 से बड़ा है तो ये 6 बन जाएगी. ये करेक्ट और एक्चुअल आंसर है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? 3 है. सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी. 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिस एंड दिस. इसमें भी आपने एडिशन का ही रूल है, यानी 1.513 प्लस 27.3, इसका सही आंसर बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए. तो आप इसको ऐड करें और फिर राउंड ऑफ करते हैं. तो 1.513 एंड 27.3 318.82. आंसर तो आता है 28.813. लेकिन वंस अगेन एडिशन है. एडिशन में हमने अनसर्टेनिटी मैक्सिमम रखनी है. यहाँ अनसर्टेनिटी 0.001 है, यहाँ 0.1 है, हमें ये यहाँ तक जाना है. तो आपको ये भी ड्रॉप करना होगा. इससे बन जाएगा 28.81. ये भी ड्रॉप करना होगा तो ये बन जाएगा 28.8, क्योंकि 1 लेस देन 5 है. 28.8 इज द करेक्ट आंसर एंड हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑब्जेक्टिव नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 को देखें. अगर दिस एंड दिस आर टू सिग्निफिकेंट नंबर, देयर मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि अगर 7.635 को हम मल्टीप्लाई करें तो 4.81 से, तो बताओ कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए या आंसर कौन सा होना चाहिए. बजाय इसके कि हम सॉल्व करें, जज कर लेते हैं. तो इसके जो ऑप्शंस हैं मैं आपको बताता हूं. ऑप्शंस जो लिखे हैं इसमें है 36.72435. ऑप्शन बी लिखा है 36.724. ऑप्शन सी लिखा है 36.72 और ऑप्शन डी लिखा है 36.7. अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि आंसर में मिनिमम डिजिट्स होने चाहिए. मिनिमम डिजिट्स होने चाहिए. इट इज़ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आंसर में जनाब मिनिमम डिजिट्स होने चाहिए. और आप देखिए इसमें डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4. इसमें डिजिट्स हैं 3, यानी हमारे आंसर में 3 से ज़्यादा डिजिट्स नहीं होने चाहिए. तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं, इन सब में 3 से ज़्यादा है, यही आंसर ठीक होगा. ऑप्शन डी ठीक है. यस तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 14 को देखें. क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि प्रिसिशन ऑफ 3,85,000 किलोमीटर विल बी. इस तरह के क्वेश्चन का आसान तरीका ये है कि प्रिसिशन मालूम करने का आसान फार्मूला ये है. ये क्यों है कि कहाँ से आया, क्यों हम लेते हैं, ये तो हम टॉपिक में ही डिस्कस कर सकते हैं. प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इस पे हम बात कर सकते हैं. यहाँ तो MCQs है, आपको हिंट दे सकता हूँ कि भाई इस तरीके से सॉल्व होता है. तो प्रिसिशन, अगर इस तरह के होल नंबर में आपने प्रिसिशन देखना हो तो आसान तरीका ये है कि नॉन ज़ीरो
plus 1, non-zero plus 1 along with the same unit, along with the same unit. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ किलोमीटर है तो प्रिसिशन की वैल्यू में भी किलोमीटर होना चाहिए, और नॉन ज़ीरो 3 डिजिट्स हैं तो वो ले लोगे और प्लस 1 एक्स्ट्रा ले लोगे। यानी आप देखिए ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो टोटल नॉन ज़ीरो कितने हैं? 3 है। इट मीन के यहाँ प्रिसिशन नॉन ज़ीरो की वैल्यू 3 है, प्लस 1 इसके साथ एक्स्ट्रा कर दें और हमारे पास इसमें होना चाहिए, ये आते हैं 4। इट मीन प्रिसिशन में 4 डिजिट्स होंगे along with same units, along with same units. प्रिसिशन में 4 डिजिट्स होंगे along with same units, लिहाजा इसका सही आंसर होगा 1000 किलोमीटर, क्योंकि देखो 1 2 3 एंड 4 इसमें 4 डिजिट्स आ गए और किलोमीटर सेम यूनिट आना चाहिए। एक बार फिर सुने, इस तरह के होल नंबर्स में प्रिसिशन ढूंढना हो तो तरीका है नॉन ज़ीरो प्लस 1 सेम यूनिट। नॉन ज़ीरो इसमें 3 है, 1 एक्स्ट्रा लगा दें, शॉर्ट फॉर्म है, और सेम यूनिट वही रहेगा। तो 3 + 1 4 डिजिट होने चाहिए, तो जिस ऑप्शन में 4 डिजिट्स हैं 1 के साथ वही ऑप्शन ठीक है और यूनिट वही होगा किलोमीटर। इट मीन करेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी सही है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है 15 नंबर m0 l0 t0 किसका डायमेंशन है? तो आप इसको देखें, m0 मीन m नहीं है, l0 मीन l भी नहीं है, और t0 मीन t भी नहीं है। और यह तभी मुमकिन है जब इन तीनों के ज़ीरो का मतलब है कि डायमेंशन ही नहीं है, और डायमेंशन नहीं है इट मीन के इस क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं है। तो इनमें से जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है वही ठीक है। स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यूनिट नहीं है, मैग्नीफिकेशन का भी यूनिट नहीं है, लिहाजा माय डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। इन सब के यूनिट्स नहीं है। जब इनके यूनिट्स नहीं है इनका डायमेंशन नहीं है, जब इनका डायमेंशन नहीं है तो इसमें टी भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, तो m0 l0 t0 इन सब का डायमेंशन है। लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, डायमेंशंस ऑफ टार्क। ये क्या होगा? तो जनाब टार्क होता है, आप जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर का, न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg रिप्रेजेंट्स m और मीटर रिप्रेजेंट्स l, और सेकेंड स्क्वायर टाइम तो t-2, तो m l स्क्वायर t-2। इसका डायमेंशन है m l स्क्वायर t-2 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जल्दी अब बाकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर वेक्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस तरह स्टेप वाइज लेक्चर लेके जाने वाले हैं, अपलोड करूंगा, और सेकेंड ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स तक में एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।